रेंज में बैठे हैं और दुश्मन क्या हमारी खबर हासिल करना चाहता है, वो क्या करेगा, एक दो गोली फायर करेगा। तो फायर करेगा तभी तो हमारी हरकत होगी, तभी तो दुश्मन को पता चलेगा। ये था भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 में आपने क्या सीखा, फायर डिसिप्लिन और फायर कंट्रोल का महत्व। अभी लेते हैं भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 है महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सेक्शन कमांडर के लिए पॉइंट और फायर कंट्रोल देने की तरतीब। यानी फायर कंट्रोल देने की तरतीब क्या होती है। फायर ऑर्डर दो प्रकार के होते हैं। फायर ऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, फायर कंट्रोल ऑर्डर और फायर डायरेक्शन ऑर्डर। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, को ध्यान से सुनना। फायर यूनिट, फायर यूनिट हम किसको कहते हैं, वह हथियारबंद टोली जो एक कमांडर के हुक्म के नीचे फायर करती है। यानी वह हथियारबंद टोली जो एक कमांडर के हुक्म के नीचे फायर करती है, तो क्या बोलते हैं, फायर यूनिट। जैसे जैसे एक सेक्शन, मान लो एक सेक्शन है, सेक्शन कमांडर का आदेश के नीचे वो फायर करती है, तो वो क्या होगी, फायर यूनिट। इसके अलावा जैसे आपका सीनियर कैडेट है, उसके नीचे आप 10 कैडेट काम कर रहे हो, तो वो क्या हो गए, 10 कैडेट, वो फायर यूनिट हो गए, उदाहरण के लिए। दूसरा फायर कंट्रोल ऑर्डर, वह हुक्म जो एक फायर यूनिट कमांडर, यानी जो हुक्म एक जो फायर यूनिट कमांडर है टारगेट में फायर करवाने और उसको काबू करने के लिए फायर यूनिट को देता है। एक बार फिर सुने, वह हुक्म जो एक फायर यूनिट कमांडर टारगेट को बर्बाद करने और उस पर काबू रखने के लिए फायर यूनिट को देता है, उसको क्या बोलते हैं, फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर डायरेक्शन ऑर्डर। यह वह ऑर्डर है जो एक फायर कमांडर अपने से ऊपर वाले कमांडर से लेता है, अपने से ऊपर वाले कमांडर से लेता है। इसमें क्या फायर की तादाद और किस्म को भी बताया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सेक्शन कमांडर प्लाटून कमांडर से फायर डायरेक्शन ऑर्डर लेता है। एक बार फिर सुने, ये वह आदेश होते हैं जो एक फायर कमांडर अपने से ऊपर वाले कमांडर लेता है। इसमें क्या फायर की तादाद और किस्म बताई जाती है। सेक्शन कमांडर प्लाटून कमांडर से फायर डायरेक्शन ऑर्डर लेता है। फिर है आर्को फायर। आर्को फायर क्या होता है, यह एक सब यूनिट, यह एक सब यूनिट या हथियार की वह जिम्मेवारी का इलाका होता है जिसमें टारगेट को एंगेज करना होता है। यानी कोई सब यूनिट या हथियार की वह जिम्मेवारी का इलाका होता है जिसमें निकलने वाले टारगेट को बर्बाद करने की जिम्मेवारी उस सब यूनिट या हथियार की होती है। फिर है फील्ड ऑफ फायर। फील्ड ऑफ फायर क्या होता है, यह वह इलाका होता है का कारगर फायर डाला जाता है। एक बार फिर सुनना, यह वह इलाका होता है जिसमें किसी भी हथियार का कारगर फायर डाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ फायर। अभी इसमें एक क्वेश्चन आता है सही और गलत के अंदर, आर्क ऑफ फायर फील्ड ऑफ फायर का एक हिस्सा होता है, सही है गलत। आर्क ऑफ फायर फील्ड ऑफ फायर का हिस्सा होता है, इसको क्या करते हैं, उल्टा करके देते हैं और कैडेट क्या उसको सही कर देता है। फील्ड ऑफ फायर आर्क ऑफ फायर का हिस्सा होता है, ये क्या रॉन्ग है, इसको ध्यान में रखना। फिर है पॉइंट और सेक्शन कमांडर के लिए। सेक्शन कमांडर के लिए क्या पॉइंट है, फायर कंट्रोल देते समय ध्यान में रखने वाली कुछ बातें हैं। यानी जो फायर ऑर्डर हम देते हैं तो उसमें कुछ एक बातों का हमारे को क्या ध्यान रखना पड़ता है। वो बातें क्या है, पहला है इंडिकेशन। कोई भी फायर तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक टारगेट सही तरीके से इंडिकेट ना किया जाए। मान लो हमने बोल दिया फायर और आपको टारगेट है ना सही तरीके से इंडिकेट नहीं किया, आपका सही समझ में नहीं आया टारगेट, तो आपका फायर कैसे जाएगा। सभी ट्रूप्स के टारगेट को पूरी तरह से ग्राउंड पर पहचानना जरूरी है। सबसे पहला काम है इंडिकेशन।
अच्छी तरह से समझाना चाहिए और ग्राउंड पे भी उसकी अच्छी तरह से पहचान होनी चाहिए। मान लो टारगेट एक ही तरह के 3-4 टारगेट हैं, तो उसमें क्या उस टारगेट की अलग से पहचान बतानी चाहिए। दूसरा रेंज, क्या दुश्मन हथियार की कारगर रेंज में, यानी उस टाइम में फायर करना चाहिए जब दुश्मन कारगर रेंज में, और उसको रेंज बताना चाहिए। तीसरा है सरप्राइज, क्या सरप्राइज हासिल करने के लिए फायर को थोड़ी देर रोका जाए, यदि मान लो हमारे को सरप्राइज टाइम रखना है तो फायर को कुछ टाइम के लिए रोक लिया जाए। चौथा है हथियार, कि उस टाइम में हमारे को ये देखना चाहिए कौन से हथियार से फायर करना चाहिए, राइफल से करना चाहिए या एलएमजी से करना चाहिए, कौन से हथियार से सबसे अच्छा नतीजा हासिल हो सकता है। पांचवा रेट ऑफ फायर, फायर सिंगल राउंड होना चाहिए या ब्रस्ट होना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। अभी क्या फायर ऑर्डर देने का तरीका होता है, हुक्म साफ, धीरे और कम लफ्जों में दिया जाए, यानी हुक्म साफ होना चाहिए, सबको सुनाई देना चाहिए, और धीरे और सबको सुनाई देने वाला होना चाहिए, और आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि सबको सुनाई दे। जब तक सरप्राइज बरकरार हो, फायर कंट्रोल ऑर्डर धीरे आवाज में या मुकर्रर किए हुए संकेत से देना चाहिए, यानी सरप्राइज कायम है तो धीरे आवाज में देना चाहिए, या मुकर्रर किए हुए इशारे होते हैं, फायर से पहले ही इशारे मुकर्रर कर दिए जाते हैं, उसी हिसाब से देना चाहिए, और तमाम बातें हम हुक्म के तौर पर देना चाहिए, दागे में देना चाहिए, और हुक्म देते समय क्या हर बात पर वफा होना चाहिए। जवान क्या उसके साथ साथ जो हम आदेश देते हैं उसके साथ साथ उस पर क्या अमल भी कर सके। अब ये भाग नंबर 3, भाग नंबर 3 क्या था, फायर कंट्रोल की तरतीब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम करते सेना में तो क्या उसकी तरतीब बनाई जाती है, की जाती है, जिससे कि सबको कार्रवाई समझ में आ जाती है। हुक्म हमेशा मुकर्रर की हुई तरतीब से देना चाहिए ताकि कोई बात छूट नहीं जाए और समझने में आसानी हो। तो इसकी एक तरतीब बनाई है, इसका एक सूत्र है, अब यानी BRIT, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप। आर का मतलब रैंक, और आई का मतलब इंडिकेशन, और टी का मतलब टाइप ऑफ फायर। एक बार फिर सुनना, ग्रुप का मतलब, टी का मतलब ग्रुप, आर का मतलब रैंक, आई का मतलब इंडिकेशन, टी का मतलब टाइप ऑफ फायर। मान लो ग्रुप का क्या हो गया कि जिस यूनिट द्वारा फायर करवाना है वो क्या हो गया ग्रुप। जैसे हमारे को मान लो एलएमजी से फायर करवाना है या राइफल से फायर करवाना, हम क्या बोलेंगे, एलएमजी ग्रुप या राइफल ग्रुप, तो ये क्या हो गया ग्रुप। फिर रेंज, रेंज क्या, रेंज का मतलब क्या है, अपनी जगह से जहां हमारे को फायर करवाना है का फासला, यानी अपनी जगह से टारगेट का फासला, ये क्या होता है रेंज। फिर नंबर 3 पे क्या आता है, इंडिकेशन, यानी टारगेट का बयान, टारगेट किस टाइप का है वो क्या होता है इंडिकेशन। फिर टी का मतलब टाइप ऑफ फायर, भाई 2 राउंड करना है या बुस्ट फायर करना है, ये था। इसको एक बार फिर दोबारा सुनना कि जी का मतलब होता है ग्रुप, यानी जिस यूनिट द्वारा हमारे को फायर करवाना, जैसे मान लो एलएमजी ग्रुप है या राइफल ग्रुप है। आर का मतलब रेंज, अपनी जगह से टारगेट का फैसला। आई का मतलब इंडिकेशन, यानी टारगेट का बयान, टारगेट किस टाइप का है। और टी का मतलब फायर करने की किस्म।
अब ये नंबर 4 फायर कंट्रोल आदेश के प्रकार, यानी फायर कंट्रोल ऑर्डर के प्रकार। फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कब दिया जाता है? तो फायर ऑर्डर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तैयारी का, दूसरा फुल फायर ऑर्डर, तीसरा है मौके का फायर ऑर्डर, चौथा अचानक या छोटा फायर ऑर्डर। एक बार फिर सुने, फायर ऑर्डर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तैयारी का फायर ऑर्डर, नंबर 2 फुल फायर ऑर्डर, नंबर 3 मौके का, नंबर 4 अचानक या छोटा फायर ऑर्डर। तो लेते हैं नंबर 1 तैयारी का फुल फायर ऑर्डर। ये फायर ऑर्डर उस समय दिया जाता है जब दुश्मन कागर रेंज से बाहर हो और हमारी तरफ एडवांस करता हुआ आ रहा हो, यानी हुक्म देने और असल में फायर खोलने में समय लगेगा। यानी तो ये फायर ऑर्डर तब दिया जाता है जब दुश्मन का हमारे कारगर रेंज से दूर हो और हमारे को हमारी तरफ एडवांस करता रहा हो, तब ये फायर ऑर्डर दिया जाता है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे, जैसे नंबर 1 सेक्शन 800 मीटर लाल झाड़ी के इलाके में दुश्मन का एक सेक्शन हमारी तरफ एडवांस करता हुआ आ रहा है और मार के इलाके पे हुक्म फायर होगा, यानी दुश्मन ने हमारे कागर रेंज से बाहर है और एडवांस करता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, और फिर उसमें क्या कि मार के इलाके में आने पे हुक्म फायर होगा, तब तक वो फायर नहीं होगा। ये क्या था? तैयारी का फायर ऑर्डर। नंबर 2 है फुल फायर ऑर्डर। ये फायर ऑर्डर तब दिया जाता है जब फायर यूनिट कमांडर के पास पर्याप्त समय हो और टारगेट दूर हो। एक बार फिर सुने, ये फायर ऑर्डर तब दिया जाता है जब फायर यूनिट कमांडर के पास पर्याप्त समय हो और टारगेट दूर हो, और ये तसल्ली में दिया जाता है। अब इसके भी क्या दो प्रकार का होता है फुल फायर ऑर्डर। पहला क्या होता है? नुक्ता टारगेट। नुक्ता टारगेट का मतलब यानी जो टारगेट पॉइंट बनाता है, पॉइंट टारगेट होता है। जैसे कुछ समय दिया जाता है जबकि दुश्मन एक पॉइंट टारगेट बनाता है, यानी दुश्मन इकट्ठा होता है एक जगह। जैसे एलएमजी ग्रुप 500 मीटर लंबे तने का पेड़ दुश्मन का स्नाइपर, यानी मान लो ये है दुश्मन 500 मीटर के ऊपर है और इकट्ठा है, इकट्ठा तो वो कौन सा होगा? नुक्ता टारगेट। तो उसके लिए क्या बताएंगे कि एलएमजी ग्रुप एक ब्रूस्ट फायर या राइफल ग्रुप 4 राउंड फायर, ये क्या होगा? नुक्ता टारगेट। दूसरा क्या होता है? फैला हुआ टारगेट। ये उस समय दिया जाता है जब दुश्मन एक इलाके में फैला हुआ होता है, यानी दुश्मन इकट्ठा नहीं होता, फैला हुआ होता है। जैसे नंबर 1 सेक्शन 300 मीटर टूटी फूटी जमीन में गाड़ी के पीछे और आसपास के इलाके में दुश्मन का एक सेक्शन हुआ। एलएमजी ग्रुप 2 ब्रूस्ट फायर, राइफल ग्रुप 2 राउंड फायर। कहने का मतलब यह है सीधी देसी भाषा में कि दुश्मन एक जगह न रहकर काफी दूर तक फैल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम फैला हुआ टारगेट बोलते हैं। तो उसके लिए क्या कि एलएमजी और राइफल दोनों का आदेश देते हैं हम। एलएमजी ग्रुप 2 ब्रूस्ट फायर, राइफल ग्रुप 5 राउंड फायर या 2 राउंड फायर। ये क्या हो गया? फैला हुआ टारगेट। अब इसको एक बार फिर देखो, फुल फायर ऑर्डर के नंबर 2 है, इसके दो बनते हैं। नंबर 1 नुक्ता टारगेट, नंबर 2 फैला हुआ टारगेट। नुक्ता टारगेट क्या होता है कि इकट्ठा दुश्मन आगे छुप जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नुक्ता टारगेट। उसको इकट्ठा फायर डलवाते हैं। और फैला हुआ क्या होता है कि दुश्मन एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक फैला हुआ होता है, तो उसके लिए क्या हम एलएमजी को भी और राइफल ग्रुप को भी दोनों को आदेश देते हैं। ये क्या होता है? फैला हुआ होता है। अब नंबर 3 फायर ऑर्डर है मौके का फायर ऑर्डर। ये फायर ऑर्डर उस समय दिया जाता है जब कि हर एक जवान को अपने आप मौके के मुताबिक फायर करना हो, यानी मौके का फायर ऑर्डर वो होता है जिसमें हर जवान को अपने मौके के हिसाब से फायर करना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नंबर 1 सेक्शन दुश्मन टूटी फूटी नजर आने पर फायर, यानी अब इसमें जिस भी जवान को दुश्मन नजर आएगा वो किसी आदेश का इंतजार नहीं करेगा, वो अपनी सूझबूझ से फायर करेगा।
ठीक है। और फायर डिसिप्लिन का भी ध्यान रखिएगा। तो मौके का फायर ऑर्डर ये था, एक बार फिर सुना मौके का फायर ऑर्डर, कि इसमें उस समय आदेश दिया जाता है जब दुश्मन हर जवान को अपने आप मौके के मुताबिक फायर करना हो। यानी किसी आदेश की जरूरत, जवान को जैसे भी अपने दिखेगा अपने सूझबूझ से करेगा जवान फायर, जिसको नजर आएगा वही फायर करेगा। अब नंबर 4 है छोटा फायर ऑर्डर या अचानक। छोटा या अचानक ये फायर आदेश उस समय दिया जाता है तब दुश्मन नजदीक फैसले पर आकर सरप्राइज कर देता है। यानी छोटा फायर ऑर्डर क्या होता है, जो मान लो दुश्मन छुपाव में आकर अचानक हमारे को दिखाई दे दिया, तो उस टाइम में क्या होता है कि नजदीक आके सरप्राइज कर देता है दुश्मन। तो उस टाइम में क्या हम कोई चीज एम डाउन, यानी डाउन करके अंधाधुंध फायर करते हैं दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, वो क्या होता है छोटा फायर ऑर्डर। इसको एक बार फिर देखो, ये फायर आदेश उस समय दिया जाता है जबकि दुश्मन अचानक नजदीक फासले पर आकर सरप्राइज कर देता है। जैसे कि नंबर 1 सिलेक्शन, एम डाउन देने दुश्मन फायर, या एम डाउन देने दुश्मन फायर, ये क्या था छोटा फायर ऑर्डर। अब ये संक्षेप, फायर अनुशासन को फायर कंट्रोल ऑर्डर द्वारा अभ्यास करना चाहिए। यानी फायर अनुशासन को फायर कंट्रोल ऑर्डर देकर उसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। फायर कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि कोई भी सैनिक बिना आदेश के फायर नहीं करेगा। तो कई बार ऐसे हालात होते हैं कि जहां पर सैनिकों को दुश्मनों पर फायर करने के लिए खुद को भी इंसेंटिव लेना पड़ता है, खुद को भी देखना पड़ता है। पर इसके साथ साथ क्या फायर अनुशासन और फायर कंट्रोल ऑर्डर की तरतीब भी अच्छी तरह से आनी चाहिए। इसलिए हर एक कैडेट को फायर डिसिप्लिन और फायर कंट्रोल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब हम इसकी ट्रेनिंग लगातार की जाए। ये था फायर डिसिप्लिन और फायर कंट्रोल। अभी इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप नोट कर सकते हो। पहला लिखो परिभाषाएं, फायर यूनिट। नंबर 2 फायर कंट्रोल ऑर्डर। नंबर 3 फायर डायरेक्शन ऑर्डर। नंबर 4 आर्क ऑफ फायर। और नंबर 5 फील्ड ऑफ फायर। नंबर 2 क्वेश्चन है फायर ऑर्डर देने का तरीका, यानी फायर ऑर्डर देने का तरीका क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फायर ऑर्डर साफ और कम लफ्ज में देना चाहिए, ऊंची आवाज में देना चाहिए, मुकर के इशारों से देना चाहिए। और नंबर 3 है फायर कंट्रोल ऑर्डर देने की तरतीब क्या है। फायर ऑर्डर देने की तरतीब मैंने आपको पहले बताया था ना, GRIT, ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन, टाइप ऑफ फायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर 4 है फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, सविस्तार लिखो। एक बार फिर सुने, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, सविस्तार लिखे। तो मैंने आपको बताया था फायर ऑर्डर कंट्रोल 4 प्रकार के होते हैं। तैयारी का बताया था पहला, दूसरा फुल फायर ऑर्डर बताया था, फुल फायर ऑर्डर के 2 बताए थे, जो नुक्ता और फैला हुआ। तीसरा बताया था मौके का। और नंबर 4 क्या बताया था आपको, अचानक। ये लेक्चर थोड़ी आपको अटपटा लग रहा है, इसमें जो भी चीज समझ में नहीं आती है कमेंट लिखना, बताना मेरे को आपको दोबारा। और इसको आपकी ग्राउंड पे जब भी आपकी क्लास लगेगी इसकी प्रैक्टिस करेगी। ये था मेरा लेक्चर फायर डिसिप्लिन और फायर कंट्रोल। अभी मेरा लेक्चर समाप्त होता है, इसके बाद में सूबेदार सुरेंद्र साहब सेना मेडल आपको पेपर की क्लास लेंगे। इसके बीच में क्या 5 मिनट का ब्रेक होगा। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती है बताना। थैंक यू।
हाँ बस इसको बंद करो। जैन साहब 5 मिनट का ब्रेक है तो काम करो। गुड मॉर्निंग। ये ये जो सुबदार भवनलाल बाबूलाल साहब ने आप लोग को फायर डिसिप्लिन के बारे में बताया है। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को पता है, काफी आता है बी और सी में। तो आप लोग इसको थोड़ा नोट करें, इम्पोर्टेंट लेसन है। आप लोग का लेआउट कर लो सर। सही है। अब वेपन कहाँ है? हाँ, तब तक मैं कवर कर रहा हूँ इसलिए। और बाबूलाल साहब ने आप लोग को विस्तार पूर्वक समझा दिया है। और ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर आपको थोड़ा सा और डिटेल में लिखना पड़ेगा। साफ बना रहे हैं, अभी नेक्स्ट वाले में आपको लिखा दिया जाएगा। अभी सुखदार सुरेंद्र साहब आपका वेपन इंसास और राइफल SLR 10.62 SLR के बारे में डिटेल में बताएंगे। और हमारे जितने कैडेट्स हैं ज्यादातर वेपन में ही फेल होते हैं, तो इस कारण सुरेंद्र साहब एकदम डिटेल में बता रहे हैं, तो इसका ख्याल करना, लिखना, इसका पूरे लिख के जो समझ में आया है, नहीं समझा तो बता देना। सुरेंद्र साहब आइए।
कौन है ना? जय हिंद। मैं सूबेदार सुरेंद्र सिंह, सेना मेडल 2 बटालियन ऑनलाइन क्लास में सभी एनओज और कैडेट का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपने पिछली जो क्लास चलाई गई थी उसके अंदर .22 राइफल, 7.62 SLR, 5.56 mm इंसास राइफल, इन सभी राइफलों के टेक्निकल डाटा, विशेषताएं और हिस्से पुर्जों के बारे में आपने जानकारी हासिल, क्योंकि किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले ये जरूरी है कि उसका टेक्निकल डाटा, उसकी विशेषताएं और उसके हिस्से पुर्जे के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आज हम 7.62 mm राइफल के बारे में बात करेंगे। 7.62 mm SLR सेना का एक बहुत ही भरोसेमंद हथियार है, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करके अपना मुद्दा हासिल करने के लिए हर कैडेट को जरूरी है कि इसका खोलना, जोड़ना और सफाई करने के बारे में जानता हूं, क्योंकि अगर आप इसके बारे में अच्छी प्रकार से हैंडलिंग, खोलना, जोड़ना और साफ सफाई के बारे में जानकारी हासिल नहीं है तो आप जरूरत पड़ने के ऊपर एक सही मुद्दा हासिल नहीं कर सकते। यह तभी संभव है जब कैडेट ट्रेनिंग के दौरान अच्छी सिखलाई पाया हुआ हो। लिहाजा इन्हीं बातों के मद्देनजर आज हम 7.62 mm SLR का खोलना, जोड़ना और सफाई करने का तरीका सिखाएंगे। अब एक बार फिर सुने, 7.62 mm SLR का खोलना, जोड़ना और सफाई करने का तरीका सिखाएंगे। सबक सुचारू रूप से चले, क्लास की समझ में आए, इसको भाग बाय चला जाएगा। भाग 1, 7.62 mm राइफल का खोलना और जोड़ना। भाग 2, सफाई करने का तरीका। भाग 1, 7.62 mm SLR को खोलना। राइफल को खोलने से पहले मैं जरूरी समझता हूं कि आपको एक बार उसके हिस्से पुर्जों के नाम याद दिलाना निहायत ही जरूरी समझता हूं। आप देखें, बैरल, गैस रेगुलेटर, इसके ऊपर 0 से 9 तक नंबर खुले होते हैं। फोर साइड प्रोटेक्टर, फोर साइड किट, गैस प्लग, 4 एंड गार्ड, रिसीवर कवर, बैक साइड के ऊपर 2 से 6 तक
नंबर खुदे होते हैं, आपको किसी बात की बैगिंग बैगिंग कैच, होल्डिंग ओपनिंग कैच, पिस्टन ग्रिप, टाइगर गार्ड, टाइगर, कैरिंग हैंडल, Poking handle, butt plate, butt screw और rear slippery। एक बार फिर सुने, फ्लैश हाइडर, बैनर स्कर्ट, butt slippery, fore and guard, four side protector, four side tip, gas regulator, gas color, receiver cover, carrying handle, magazine, magazine catch, holding opening catch, trigger guard, trigger, pistol grip, butt, body catch, butt plate और butt ये था 7.6 नंबर के देखो के नाम। अभी राइफल को खोलना मैं जरूरी समझता हूं कि खोलने से पहले यकीन करें कि राइफल खाली हो। इसलिए राइफल को कॉक करें, सेफ्टी कैच को एस पर करें, मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारें। ध्यान रहे राइफल को बगैर कोक ना खोला जाए, क्योंकि अगर हम गलती से राइफल को बगैर कोक करे खोलने की कार्रवाई अगर करते हैं तो हैम्बर और प्लंजर का बाहर जाने का अंदेशा है, जिससे कि आपको उसके लिए समय ज्यादा लगेगा। अगर खोलने की कार्रवाई के दौरान अगर ऐसा हो जाता है तो आप उसको उठाएं, साफ करें और पतले वाला जो भाग है उसको खांचे के अंदर फिट करें और दबा दें। अभी गैस प्लग को खोलना, कैच को अंदर की साइड में दबाते हुए के फुल रुख देखें एक बार। गैस प्लग के अंदर तो एक कटाव है जो कि आप देखते होंगे, आपको दिखाया जाएगा। इस कटाव की दो पोजीशनें होती हैं। अगर हम राइफल से बाल अन्वेषण अगर फायर करते हैं तो इसका कटा हुआ भाग ऊपर की तरफ होता है, और अगर हमारे को राइफल से ग्रेनेड फायर करना पड़ता है तो कटे हुए भाग को हम नीचे की साइड में यानी कि बैरल की साइड में रखते हैं। गैस प्लग के बाद पिस्टन और पिस्टन स्प्रिंग,
दोनों को अलग किया जाए। और साफ जगह पर रखा जाए। अभी साइट और ब्रिज ब्लॉक को खोलना। बॉडी कैच को दबाते हुए बॉडी और बट का मिलाप तोड़े। दाहिने हाथ से रिसीव को पकड़े और पीछे की तरफ खींचे। रिटर्निंग स्प्रिंग की मदद से स्लाइड और ब्रिज ब्लॉक को पीछे खींचे। 4 उंगलियां नीचे से और अंगूठा ऊपर की मदद से, क्योंकि इसकी मदद से ब्रिज ब्लॉक का नीचे गिरने का खतरा होता है। दोनों हाथों की मदद से उसको अलग अलग करें और रखें। इसके अंदर हम फायरिंग पिन और स्टेक्टर को भी खोल सकते हैं, लेकिन ये स्टेक्टर है। और फायरिंग पिन आप पीछे देखते होंगे, फायरिंग पिन एक्सिस है, इसको दबा के हम निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं। इसको दबाते हैं तो फायरिंग पिन बाहर आ जाती है और फायरिंग पिन निकल जाती है। अगर फायर करने के दौरान अगर फायरिंग पिन टूट जाती है तो हम उसको बदली कर सकते हैं। ये था राइफल का खोलना, जो बिल्कुल धीरे धीरे आपको सिखाने के लिए बताया गया है। यहीं से राइफल का जोड़ना। जोड़ने में सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात कि जो पुर्जा सबसे बाद में खोला गया उसको सबसे पहले जोड़ा जाए। दूसरा, रजिस्टर नंबर जरूर देखा जाए। अगर सफाई के दौरान गलती से आपका पुर्जा दाहिने या बाएं है तो उसका नंबर अवश्य देखें। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे को फायर करने में दिक्कत आ सकती है। अभी ब्रिज ब्लॉक और स्लाइड को जोड़ना। बाएं हाथ से स्लाइड को उल्टा ले और ब्रिज ब्लॉक को, रिटर्नर को स्लाइड बाएं कटाव में डालें और आगे की तरफ हटा दें। दाहिने हाथ में पकड़ें। बॉडी के अंदर कटाव में मिलाएं। बॉडी के अंदर कटाव होते हैं इसके, आप ग्राउंड पे जब देखेंगे तो आपको कटाव मिलेगा। उस कटाव के अंदर स्लाइड को मिलाएं और आगे की तरफ धकेल दें। रिसीव कर लें और इसका भी खांचे के अंदर मिलाते हुए रिसीव कर को लगाएं और एक ही झटके में बंद करें। पिस्टन उठाएं, पिस्टन स्प्रिंग लें और पिस्टन स्प्रिंग को उसके ऊपर चढ़ाएं। दाहिने हाथ की मदद से सिलेंडर में दाखिल करें। गैस प्लग को लें, इसका कटा हुआ भाग अपनी तरफ और घड़ी के ऊपर लगाएं, अंदर दबा के घड़ी के
उल्ट रुख। ध्यान रहे, खोलते समय घड़ी के शुल्ट रुख और जोड़ते समय घड़ी के उल्ट रुख। मैगजीन को लें और चढ़ा दें। लेकिन ध्यान रहे, मैगजीन चढ़ाने से पहले एक बार राइफल को कॉक करें। मैगजीन उतारो, राइफल को कॉक करें। सेफ्टी कैच की पोजीशन एस से आर पर करें और ट्रैगर को प्रेस करें। सेफ्टी केस को एस पे करें और मैगजीन को चढ़ाएं। ये था राइफल का जोड़ना। यहां तक अभी हमने राइफल को खोलना और जोड़ना के बारे में बातचीत। भाग 2, सफाई। सबसे पहले सफाई के लिए सामान। नंबर 1, ऑयल बोतल। आपने देखा भी होगा, छोटी बोतल प्लास्टिक का होता है जो राइफल की बट प्लेट के अंदर भी खांचा बना हुआ उसके अंदर फिट होती है। ब्रश क्लीनिंग बोर्ड, जो हमारे बॉडी के अंदर कटा हुआ उनको साफ करने के काम आती है। वो सुलथरू, जिसकी मदद से हम बैरल की सफाई करते हैं। बैरल क्लीनिंग रोड, रोड से हम गैस सिलेंडर को साफ करते हैं। टूल रिमूविंग रप्चर केस, जिसकी मदद हम फायर के दौरान अगर गलती से हमारा केस कट जाता है उसको निकालने में मदद करता है। यह जरूरी है कि राइफल को ठीक तरह से सफाई के साथ रखा जाए और तेल लगाया जाए ताकि बिना रुकावट राइफल को आसानी से फायर किया जा सके। एसएलआर की भी सफाई निम्न हथियारों की तरह आम मौकों पर की जाती है। नंबर 1, डेली सफाई। डेली सफाई यानी हम कोर्ट से डेली लेते समय लेते हैं रोजमर्रा के लिए और जमा कराते समय डेली सफाई करते हैं। साफ करने का तरीका सीखे हुए तरीके से पुर्जों को खोल दें, दिल और फलतरों की मदद से उसकी सफाई करें और वापिस जमा। दूसरा, साप्ताहिक सफाई, जो कि आपने पीछे .22 राइफल का जब हमने बात किया था उस टाइम पे बताया गया था और पिछली क्लास में 7.6 के टाइम पे भी बताया गया था। साप्ताहिक वीकली सफाई, सप्ताह में एक बार हम हथियार की सफाई करना बहुत। मासिक सफाई यानी कि मंथली, तिमाही, उसके दौरान राइफल को साफ करना और आर्मर से चेक कराना। अगर राइफल में कोई टूट फूट है तो उसको आर्मर के द्वारा रिपेयर करा के। फायरिंग से पहले सफाई, फायरिंग से पहले भी सफाई जरूरी है, क्योंकि अगर हम
अच्छी प्रकार से साफ सफाई हथियार का नहीं करेंगे तो हमारे को अच्छा मुद्दा हासिल नहीं हो। फायरिंग के दौरान सफाई, अगर हम लंबे समय तक फायर करते हैं, डेली रूटीन में भी रेंज के ऊपर सफाई करते हैं, जैसे जैसे फायरर को मौका मिलता है उसी प्रकार से हम समय के अनुसार रनिंग हालत में सफाई करते रहते हैं। फायरिंग के बाद सफाई, फायर होने के बाद हम राइफल को साफ करना जरूरी है, क्योंकि जब हमारे को दोबारा अगर जरूरत पड़ती है तो हमारे को सही अवस्था में हथियार मिल सके। इसलिए फायरिंग के बाद लगातार कम से कम 7 दिन गर्म पानी डालकर सफाई करना जरूरी है। उसके बाद आर्मर द्वारा इंस्पेक्शन जरूरी है। अगर हम फायरिंग के बाद वेपन को सही हालत में कोट में रखते हैं तो दोबारा हमारे को जरूरत पड़ने पर हमारा सही मुद्दा हासिल कर सकते हैं। दूसरा, नमीदार इलाके में, जैसे बारिश का मौसम हमारे पास 2 से 3 महीने होता है, उसके अंदर भी हमारे को सफाई करने की, नमीदार इलाके के अंदर भी सफाई जरूरी है, क्योंकि तेल और धूल मिट्टी अगर हम ज्यादा दिन तक चेक नहीं करते हैं तो हथियार हमारे को जरूरत पड़ने के बाद सही मुद्दा हासिल होने में दिक्कत। चिंदी का साइज, ड्राई चिंदी आम फलतरों में इस्तेमाल करते हैं तो 10 इंटू 5 सेंटीमीटर 7.62 SLR के लिए, चिंदी के तेल लगाने के लिए 10 इंटू 3.75 सेंटीमीटर, ये चिंदी का सफाई करने के लिए साइज। ऑयल 4 डिग्री सेल्सियस से अप तापमान के अंदर हम OX52 ऑयल का इस्तेमाल, 7.62 mm SLR चाइना का एक बहुत ही भरोसेमंद हथियार है। अगर हम इसकी समय समय पर एक साफ सफाई और मेंटेनेंस रखें तो जरूरत पड़ने पर हम इससे अच्छा मुद्दा हासिल कर सकते हैं। इसलिए कैडेट को इसका खोलना, जोड़ना और साफ सफाई के बारे में अच्छी प्रकार से जानता हूँ, ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपना मुद्दा हासिल कर सके या अपने लक्ष्य का नतीजा हासिल कर सके। जय हिंद। चलो आज आप लोग को ऑल कैडेट्स आप लोग को अभी फायर का डिसिप्लिन सिखा दिया,
फायर डिसिप्लिन सीखने के बाद बंदूक के बारे में सिखा दिया साहब ने, अब हम फौजी बन गए हैं। बेल्ट तो पहले ही आप लोग लगा रहे हो, टोपी लगा रहे हो, शूटिंग सीख लिया, ड्रिल सीख लिए हैं, तो अब पढ़ाई में भी ध्यान देना है। और जितने भी क्वेश्चन आंसर है साहब अभी कल वाले परेड में और लिखाएंगे, उसको रिवीजन करना है। आज भी बच्चे 101 ही बच्चे हमारे इसमें जुड़े हैं, ताकि हम लोग सोचते कम से कम 1000 बच्चे जुड़े, लेकिन हमारे में आज भी 101 ही बच्चे जुड़े हैं। शेमफुल, कल आज सीओ साहब भी बहुत नाराज है कि हम लोग इतना करने के बावजूद अब कैडेट लोग कोई भी जुड़ नहीं रहे हैं। अगर हर कॉलेज में 100 में से अगर 40 भी बंदे अटेंड करते हैं ना तो बहुत होना था। 0 नामेरोल हमारे पास है। और एनओ साहब से फिर आज फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, कैडेटों को बोलिए और ज्वाइन कराइए। कल फिर ठीक 10 बजे क्लास शुरू होगा। अब 11 से लेके 12 बजे तक ऑल इंस्टीट्यूट के अपने अपने एनओ साहब लोग क्लास चलाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।